क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं 21 दिसंबर का करंट अफेयर, जो कि यूपीएससी कहीं ईपीएफओ। ठीक, ईपीएफओ वाले आप लोग ये समझ लीजिए कि साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमी का जो है उस पर ज्यादा फोकस देना, लेकिन ओवरऑल भी करंट अफेयर पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। बाकी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है करंट अफेयर। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, दोनों में ही काम आएगा ये। ठीक, और मेंस दोनों में। एससे आपका इंग्लिश, हिंदी, एससे सब में आएगा काम। ठीक है, तो आज की क्या सुर्खियां हैं देख लेते हैं। रिजर्वेशन से लेके कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं, वो किस किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ये सब जानेंगे। पार्लियामेंट सेशन जो होता है आपका, संसद के सत्र, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, समझेंगे क्या है, पूरी कहानी क्या है। कई सारे जो है डिफेंस सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी गई हैं अभी आपको, नेवी को, आर्मी को, एयरफोर्स को। किसने प्रोवाइड करी है, क्या है वो सर्विसेज, वो कौन से सिस्टम्स हैं, सब जानेंगे। पॉलिटी से ही रिलेटेड बहुत बढ़िया एक आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रा के हाई कोर्ट का कुछ जो है ऑर्डर था उसको रोक दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब कोई एक क्वेश्चन था उस रिलेटेड है, वो क्या चीज थी ये पूरा जानेंगे यहां पर। इंडिया ने एक नया फ्यूल लाने की बात करी है, E20, इसके बारे में जानेंगे। बिटकॉइंस के बारे में जानेंगे, इसको मिस मत करना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोग को जो है यूपीएससी का जो अभी 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है उससे संबंधित भी पूरी एनालिसिस दूंगा, ताकि आप लोग को वो वाला एक तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ताकि आप लोग किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और अगर आईएएस क्लियर करना है तो वो वाला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक, तो उसी के बेसिस में मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, बिटकॉइंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस है। जैसे इस बार मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि ब्लॉकचेन आ सकता है, ब्लॉकचेन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो बिटकॉइंस के बारे में जानेंगे। चलिए, फिर हमारा फेवरेट सेक्शन क्वेश्चन वाला। हमारा मॉडल्स ऑपरेंडी तो आपको याद ही है, रजिस्टर लेके बैठना है आपको। सिलेबस जो है मेंस का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के हिसाब से पूरा एक एक वर्ड के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। मैप बुक आप लोग रखनी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान आपको इंडिया के लिए, और ऑक्सफोर्ड वाली जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, ये दोनों होनी चाहिए। और हमारे यूपीएससी के 15 दिसंबर से ऑलरेडी पेड ग्रुप चालू है 2021 का, और ईपीएफओ का जो है 22 दिसंबर से चालू होने वाला है, जरूर इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए आपके पास नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, 8564880530, 9696066089। ठीक, चलते हैं अपनी पहली न्यूज पे। अब देखिए, रिकमेंडेशन ऑन रिजर्वेशन। अब यहां से बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे जो आरक्षण की बात हो रही है रिजर्वेशन की, वो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं आपके आईआईटी वाले। ठीक, आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, स्टूडेंट के एडमिशन, फैकल्टी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो अब आईआईटी वाले ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट है 2019 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इन इंस्टीट्यूट्स को, आईआईटीज को लेके आ जाओ आप। उससे क्या होगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में आ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि रिजर्वेशन यहां पे जो है देना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब रिजर्वेशन यहां पे मतलब एग्जेम्प्ट होगा, कोई जरूरी नहीं कि रिजर्वेशन यहां पे आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, यहां पे जो है ऐसा एग्जेम्पशन दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट आपका सीईआई का, क्या है, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंतर्गत। और उन्होंने कहा है कि मतलब आपको अगर ये बढ़ाना है रिजर्वेशन, या फिर लोगों को सबको मतलब मिले आरक्षण की जगह, मतलब सबको यहाँ पे एडमिशन मिले, सबका रिक्रूटमेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक कोटास का, ठीक, आपका डाइवर्सिटी इश्यूज का, इसको एड्रेस करना चाहिए थ्रू आउटरीच कैंपेन्स। मतलब सबको जाओ, सबके पास सबसे बात करो, सब लोग एडमिशन लें, सब लोग का रिक्रूटमेंट हो। और टारगेटेड रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, मतलब पर्टिकुलर, मतलब मान लीजिए एससी से, एसटी से, इनका लिया जाए। तो ये है पूरी कहानी। इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी का नाम जान लेंगे, और ये वही है, आईआईटी से रिलेटेड है। कमेटी का नाम क्या है, हेड जो है उनका क्या नाम है, सॉरी, आईआईटी दिल्ली के जो है ये डायरेक्टर वी राम गोपाल राव। ठीक, और भी लोग हैं इसमें, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, डीओपीटी किसको, आईएएस को वो करता है। कल ही मैंने बताया था। ठीक है, और आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है, जरूर आंसर्स दीजिए।
मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता दे रहा हूँ, जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा, ठीक। और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, इनके भी हैं। 2 सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिए गए हैं यहाँ पर इस कमेटी द्वारा। पहला यही है कि आईआईटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में कर दो, जो कि एक शेड्यूल है इस सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन टीचर्स कैडर एक्ट, इसके अंतर्गत, ठीक। और जब इसके अंतर्गत आ जाएगा, और इसी एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन है 4 जो कि ये कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में जो आ जाते हैं उनको, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, उनको एग्जाम्पशन हो जाता है इन सारे इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। इनके नाम बताता हूँ, रिजर्वेशन देने से एग्जाम्पशन है, छूट हो जाती है। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और मेंशन्ड इन द शेड्यूल। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, इनको जो है रिजर्वेशन देना फिर अनिवार्य नहीं रहता है, यही सारी बात बताई गई है। और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट को आप कर दो, बना दो उसको, ताकि जो है कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ रिजर्वेशन दिया जाए, बाकी मतलब के बेसिस पे हो कि सब लोग को जो है इसके रिजर्वेशन की बजाय सबको मतलब मिले भी, एडमिशन भी मिले, सारा कुछ है। लेकिन ये कमेटी किससे संबंधित थी, बस इन सब चीज़ों से कि आरक्षण को किस प्रकार देना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए या कब एग्जाम्प्ट होना चाहिए। अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट सेशन से है, जीएस पेपर 2 में आएगा ये, ठीक। इसमें देखो पार्लियामेंट सेशन क्या है, जो आपका सदन सत्र में बैठती है, ठीक। संसद का जो सदन होता है, पहली बात तो ये है कि ये प्रेसिडेंट इसको बुलाता है, ठीक। प्रेसिडेंट ही इसको बुलाता है, या फिर क्या कहता है, प्रोरोग करता है, प्रोरोग, ठीक। अब प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद पे करता है। ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 74 में। एक एक चीज समझते चलिए, ठीक। आर्टिकल नंबर 74 में तो मतलब एक तरीके से सरकार, मतलब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी इसको करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को के अंतर्गत जो कार्यकारिणी है, ये आपको बताती है प्रेसिडेंट को क्या करना है, कब जो है सदन को बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, ठीक। ऐसा कब उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ है, ठीक। 85 है ना, हाँ 85 है, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 2 पार्लियामेंट के जो सेशन होंगे उसके बीच में 6 महीने होना चाहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। 6 मंथ से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, मतलब तो लेकिन इंडिया में मतलब एक देखा गया है बाई कन्वेंशन, मतलब परंपरागत तौर पर साल में 3 बार होते हैं सेशन। सबसे पहले होता है कौन सा, बजट, फिर होता है आपका मॉनसून सेशन, और फिर अभी नवंबर दिसंबर में होता है विंटर सेशन। सबसे बड़ा सेशन जो चलता है वो बजट सेशन चलता है आपका जनवरी के लास्ट से लेके अप्रैल मई तक जाता है, ठीक। इस साल जो है कोविड-19 और इन सब की वजह से विंटर सेशन हो नहीं पाया है, और अब ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है, सभी पार्टी मतलब इस फेवर में है कि इसको हटा दो और आगे अगले साल जो है बजट सेशन में सीधे मिलेंगे, ठीक। कुछ इसमें से यहाँ पे इश्यूज भी आए हैं कि काफी कम हम लोग बजट सेशन, मतलब पूरे सेशन जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहे हैं, उनके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो काफी कम हो रहे हैं। शुरुआत के जो 2 दशक थे 1947 के बाद में, 20 साल जो थे, तब हमारा जो पार्लियामेंट बैठती थी वो 120 दिन से ज्यादा बैठती थी। अच्छा, इस साल तो हम 50 दिन से भी कम बैठ रहे हैं, और पिछले साल भी हम बहुत ज्यादा बैठे नहीं थे। तो उसका जो है क्या एक तर्क दिया जा रहा है कि हम लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं स्टैंडिंग कमिटी से संबंधित। ये क्या है अभी बताता हूं उनके बारे में, ठीक। स्टैंडिंग कमिटीज के थ्रू कर रहे हैं, जो कि हेल्प करती है पार्लियामेंट को, मतलब डिबेट डिस्कशन सब इसमें हो जाता है, तो पार्लियामेंट को ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, यही सारा काम कर ले, ऐसा मतलब तर्क दिया गया कि इससे ज्यादा काम हो रहा है तो पार्लियामेंट कम बैठ रही है। तो बट ऐसा होना नहीं चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे यही सारी चीजें बताई गई हैं कि अभी एक सेशन जो है आपका कौन बना बुलाता है ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए। देखिए वैसे कैबिनेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट की एक कमिटी है, कैबिनेट कमिटी वाला आपने वीडियो मेरा देख लिया होगा, कल मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूं। कैबिनेट कमिटी में कुछ अपवाद हैं कि उसके चेयरमैन 2 ऐसी कमिटी है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री अफेयर है, इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो होते हैं आपके चेयरमैन, ठीक। और दूसरी जो है आपकी कौन सी है, एकोमोडेशन है, ठीक। इसके कौन चेयरमैन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर वो किसके होते हैं, एकोमोडेशन कैबिनेट कमेटी के होते हैं। अब ये डिसीजन लिया गया, प्रेसिडेंट इसको करता है, फिर सारे ही
जो एमपीज है उनको बुलाता है। कभी आपसे अगर यूपीएससी मान लो आपने ध्यान नहीं दिया है, आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि बताइए जब ये प्रेसिडेंट समन करता है पार्लियामेंट को, ठीक, प्रेसिडेंट समन करता है पार्लियामेंट को, तो सारे नहीं, जो सिर्फ इलेक्टेड हैं उन्हीं मेंबर्स को समन करता है। तो ऐसा है क्या? नहीं, सारे मेंबर्स को करता है, नॉमिनेटेड या फिर नामित जो है उनको भी करता है। ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, और उस समय अगर आपने क्योंकि पढ़ते समय अगर ऐसा नहीं सोचा है तो और उसको कंफर्म नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी। यही सब मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि जो प्रीलिम्स का 2020 का एग्जामिनेशन हुआ है उसको उसमें क्या गलतियां हुई हैं आप लोग से और जिसको बदलना है, ठीक, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक। यही सारी चीज़ें बता दी है कि बजट सेशन होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद मानसून, फिर विंटर होता है। विंटर इस बार नहीं होने की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत बताया गया है। और ये जो मतलब आर्टिकल लिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही ये बताया गया है कि पार्लियामेंट को कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रजिस्टर पर लिख लीजिएगा। ये इस एक्ट पे ही हमारा पूरा संविधान ज्यादा तक, जो संविधान का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर टाइप से, मतलब वैसे तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं, जो संरचना है वो इसी एक्ट के इर्द गिर्द है, ठीक, स्केलेटन। और बाकी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इसके अंतर्गत थे, जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जानते हैं। तो मान लो कभी पूछ ले, क्योंकि अपना हिस्ट्री वाले से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से मान लो पूछ ले कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वो किस, आप आज के तारीख में क्या बोले जाते हैं, तो वो डीपीएसपी हैं, ठीक। यह चीज हो गया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, ये किससे संबंधित था, थोड़ा आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दे रखा 12 मंथ था 1935 वाले एक्ट में, अब 6 महीने हो गया है। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या है, हाल फिलहाल में काफी दिन हम लोग कम बैठ रहे हैं। अब हम लोग 70 दिन पिछले दशक में बैठे थे खाली, और यहाँ पे देखा गया है कि अभी पिछले साल, इस साल सॉरी, जो है 33 दिन बैठे हैं। और लास्ट टाइम जब हम 2008 में 50 दिन से कम बैठे थे, जो कि 46 दिन था, ठीक। अब आगे हम लोग कुछ डिफेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके जो प्रधान ये है राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने 3 इंडिजिनियसली डेवलप्ड, मतलब भारत में ही जन्मी डीआरडीओ की कुछ सिस्टम्स को दिया है, किसको, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को। क्या क्या दिया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में वाला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, ये नेवल को दिया गया है। मैरीटाइम है तो नेवल हो गया। मैरीटाइम क्या होता है, जब आपका समुद्र या फिर महासागर से संबंधित कोई बात हो रही है तो मैरीटाइम बोलते हैं, ठीक है। अस्त्र, ठीक, अस्त्र का भी अस्त्र MK1 जो है मिसाइल आपको एयरफोर्स को दी गई है, ठीक। और बॉस जो है आपका ब्रॉडर सर्विलांस सिस्टम जो है आपको आर्मी को दिया गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग समझ जाओगे ना। अब देखिए, ये सब जो किए गए हैंडलिंग, ये आपका इसमें सब वही प्रेजेंस ऑफ ये आपका रक्षा राज्य मंत्री और ये सब थे। यहाँ पे चीफ और डिफेंस स्टाफ समझना जरूरी है, जो कि बिपिन रावत जी हैं। ये तीनों जो होते हैं आपके, नेवी या एयरफोर्स और आर्मी, इनका मतलब इनका सिंक्रोनाइजेशन, इनका सुपरविजन और इनके तरफ से एक इन लोगों के बीच में जो है आपका जो है कोऑर्डिनेशन हो जाए। और इन तीनों के ऊपर बैठता है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि मिलिट्री संबंधित जो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, ठीक, समझ में आ गया। मिलिट्री का एडवाइजर है एक तरीके को गवर्नमेंट को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समझ लीजिएगा। एनसीए क्या है, नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक। पेड ग्रुप वाले इसके बारे में जो है लिख भी सकते हैं, लिख के वहां पे नोट्स बना सकते हैं, ग्रुप में डालिएगा आप लोग, ठीक। कुछ अवार्ड भी दिए डीआरडीओ की, सिंपल है। बॉस से समझ लेते हैं, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम क्या है, ये किसने बनाया है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, देहरादून वाले ने। हर वेदर में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है, ठीक। ये जो वनडे एग्जाम है उसमें पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट किसने बनाया, देहरादून ने बनाया। अभी ये लद्दाख के बॉर्डर और दिन रात इस पे सर्विलांस करता है ये, और ये मॉनिटरिंग करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कोई अगर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत कहाँ पर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हार्श है, आप समझ रहे हो लद्दाख में है तो काफी दिक्कत वहां पे है ही है। इसको बनाया किसने है, BEL मछलीपट्टनम में बनाया है,
ये कौन से स्टेट में है बताइए? मछलीपट्टनम क्या आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है? बताइए। ठीक, अच्छा BEL जो है आपका बैंगलोर वाला जो है वो क्या बनाता है? आपका बनाता है EVM, जो कि क्या होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स। ठीक, EVMs। और दूसरी जो PSU है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ पे है? हैदराबाद। तो BEL बैंगलोर और ECIL हैदराबाद, ये दोनों लोग EVM बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। साथ ही साथ IMSAS की बात करेंगे तो स्टेट फुली इंडिजिनस है। ये तरीके का सॉफ्टवेयर है। मैरीटाइम कहाँ पे हमारी जो है चल रही हैं शिप्स, बाकी कहाँ पे कौन कहाँ पर है, उसको एनालिटिकल कैपेबिलिटी एनालिसिस करके विश्लेषण करके जो है पूरा दिखाएगा, बताएगा, मतलब पिक्चर दे देगा, ताकि जो है कमांड एंड कंट्रोल बढ़ सके। इंडिविजुअल शिप को भेज देगा, मतलब ये आप हमारा यहाँ पे दुश्मन का तो देख के बता देगा भैया थोड़ा सा बच के निकल लो, या फिर क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। ये बनाया किसने है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बैंगलोर ने, इंडियन नेवी के साथ में मिलके कॉन्सेप्ट और ये सारी बात हुई थी। ये वाला जो है, ये वाला BEL बैंगलोर ने किया है। ठीक, और जो कि EVM बनाता है। ठीक, EVM। ठीक, अब इसके बाद जो है अस्त्र अस्त्र MK1 की बात है। अब ये एयर टू एयर मिसाइल है। देखिए एयर टू एयर। ठीक, ऐसे याद रखना। अब तो एयर टू एयर है तो किसी हवाई जहाज से ही, मतलब फाइटर जेट से ही बेचोगे आप। और इंडिया का है ये, सब पहली बात। और ये फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहां तक उसको दिख नहीं रहा उसके बाद भी मार कर सकता है। अब एयर टू एयर है तो किससे किससे लॉन्च कर सकते हैं? सुखोई से, लाइट के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कर सकते हैं, MiG-21 और MiG-29K। अच्छा, ये लड़ाकू विमान यहाँ दिए गए, इनमें से बताइए कौन सा यूएस का है? कौन सा यूएस का, ये आप लोग को बताना है। ठीक है। अच्छा, कुछ ही कंट्रीज के पास में ये अस्त्र वाली जो है कैपेबिलिटीज है। और ये किसने बनाया है? DRDL ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद। और प्रोडक्शन किसने किया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद में। और ये आत्मनिर्भर को दिखाता है, भारत को। ठीक है। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो गया है आंध्र प्रदेश में। और समझिएगा, किसी ने रिट फाइल करी। ठीक, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट आंध्रा के। ठीक, और उसके बेसिस पे रिट किससे रिलेटेड थी? हैबियस कॉर्पस से थी, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से थी। मतलब कि आपका कोर्ट जो है ये कह सकता है कि भैया तुमने जिसको इलीगली या फिर गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, जब्त कर रखा है, अपने यहाँ जेल में डाल रखा, उसको मेरे सामने पेश करो। ये होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जब ये पिटीशन कई लोग ने डाली पीछे, जब जो है जगमोहन मोहन रेड्डी की वजह से कई लोग जो है जेल में डाल दिए गए थे, तो हाई कोर्ट जो आंध्रा की थी उसने ये कहा, और सुओ मोटो सरकार से पूछ लिया। किसकी सरकार? आंध्र प्रदेश की सरकार से, कि ये बताओ भैया कि ये जो जिस तरीके से लोग को तुम डाल रहे हो अंदर और जेल में डाल दे रहे हो और इस तरीके से कर ले रहे हो, क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है क्या वहां पे? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से क्या लोगों का विश्वास उठ चुका है क्या? क्या वहां पे मतलब अब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है क्या? तो अब ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया आंध्रा से। आंध्रा का जो हाई कोर्ट है, इसने जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट के काउंसिल को बुला लिया और ये सब बातें कही। अब इस पे क्या हुआ कि जगमोहन रेड्डी जो है चले गए आपके सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वहां पे से, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा है भैया हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश, तुम हो कौन? जुडिशरी। कल ही मैंने इसको सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे समझाया था कि तुम हो जुडिशरी। और आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई अगर बात चल रही है, वो चीज वहां पे नहीं हो रही किसी स्टेट में, तब आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। ठीक, और लेकिन ये काम चेक करना कि प्रेसिडेंट रूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है कि नहीं हो गई, ये किसका काम है? ये काम है कार्यकारिणी का, यानी कि ये आपका एग्जीक्यूटिव का, सरकार का, ना कि तुम्हारा। मतलब जुडिशरी हो तुम्हें खाली लॉ को इंटरप्रेट करना है। जो लोग लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी, उनका ये काम है आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत ये चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया है। तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? और इसलिए तुम्हारे इस ऑर्डर पर
हम रोक लगाते हैं। ये है पूरी खबर यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया है। हैबियस कॉर्पस हो गया, इसी के साथ साथ क्या होता है, मैंडेमस होता है जो परमादेश होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्टियोररी होता है, क्वो वारंटा होता है। इससे रिट से संबंधित हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जो है एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग रिट्स लिख के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, वही सारी बात बताइए कि आंध्र प्रदेश और उन्होंने बता दिया क्या जुडिशरी पूरी लगी कि बताओ ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया तुम्हारे यहाँ। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया आर्टिकल 356 का तुम्हारी वो नहीं है, तुम्हें नहीं चेक करना होता, वो एग्जीक्यूटिव को चेक करना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या ऑब्जर्वेशन थे गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट ने यही बोला कि भैया हाई कोर्ट का जो है बेसिक मूल संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का कौन से जजमेंट के थ्रू आया था, केशवानंद भारती के जजमेंट से। केशवानंद उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट, ये आपके आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, कि मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस डॉक्ट्रिन का हनन हुआ है। और आप लोगों को मैंने ये बताया भी था कि आर्टिकल नंबर 50 में ये दे भी रखा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग रहेंगे। ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर की मतलब वो करता है, इन्फोर्स करता है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कार्यकारिणी और न्यायपालिका, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो वही जगनमोहन रेड्डी जो है यही कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका उल्लंघन किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तुम कहे चेक कर लोगे, ये इंक्रोचमेंट है एग्जीक्यूटिव की पावर पे और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। अब GS3 पेपर से रिलेटेड एक न्यूज यहाँ पे ये आ रही है कि इंडिया ने कहा है कि E20 हम एक फ्यूल लेके आए हैं। ठीक, ई यहां पे क्या है, ई है आपका एथनॉल। ठीक, एथनॉल आपका कैसे से बनता है, ये एक तरीके का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल मतलब जैव क्या बोलेंगे, जैव ईंधन है। ठीक है, अब इसकी ब्लेंडिंग जो है वो 20% करना चाहते हैं, किसके साथ, गैसोलीन। अच्छा, गैसोलीन किसे बोलते हैं, ये एक दूसरा नाम है पेट्रोल का। ठीक, गैसोलीन डीजल नहीं, पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल में मान लीजिए पहले 1 लीटर था 100% होता था, अब इसमें जो है क्या होगा, पेट्रोल को 80% और एथनॉल का 20% तक हम वो कर देंगे, आपका मिश्रण बना देंगे। और इससे हमारे फायदे क्या होने वाले हैं कि हमारा जो है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर ऑयल, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स बचेगा। फॉरेक्स का क्या संरचना आप लोग को पता है ना, गोल्ड होता है, हार्ड करेंसी होती है, रिवर्स ट्रांच होता है, SDR होता है, ये सब पढ़ा हुआ है ना, ये पूछ चुका यूपीएससी पिछली बार भी। और पिछली बार भी देखिए मैंने अभी जस्ट प्रीलिम्स से पहले गोल्ड या फिर रिजर्व ट्रांच करके जो है पूरा SDR पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें रिजर्व ट्रांच बताया था, गोल्ड ट्रांच क्या होता है सब बताया था, और यूपीएससी के देखिए एग्जाम में आया भी है। आज जो वीडियो आने वाला फिर बता रहा हूँ, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछे और कैसे मैंने आप लोग को जो चीजें 50 डेज स्ट्रेटजी, 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट वीक स्ट्रेटजी सब में बताया था। अगर किसी ने भी वो फॉलो किया होगा तो जरूर उसके अच्छे मार्क्स और जरूर उसका हुआ होगा। ठीक है, तो फॉरेक्स जो है हमारा कम होगा अगर ये अब एथनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं तो, साथ ही साथ जो है कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने किया है। ठीक, पब्लिक के पास अभी गया है वो ड्राफ्ट और उस पर वो बताएगा। ठीक है, आपका सुझाव के लिए आमंत्रित किया है। और इसके साथ ही जो है अभी क्या चल रहा है, 10% एथनॉल की बात हम लोग करते हैं लेकिन 5.6% ही है, 20% तक ले जाने की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है कम हो जाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। सिंपल बात है। लेकिन अभी चैलेंजेस क्या है, कई सारे जो व्हीकल हैं उनमें जो है व्हीकल मैन्युफैक्चर ही बताएगा कि भैया तुम लोग कितना ब्लेंडिंग कर सकते हो। मतलब जो गवर्नमेंट है वो तो 20% कर रही है, लेकिन व्हीकल मान लीजिए हुंडई की कंपनी है, उसने अपने में स्टिकर एक लगा के बताएगा कि भैया इस वाली गाड़ी में के इंजन के हिसाब से आप लोग 7% से ज्यादा का जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का चैलेंज है। एथेनॉल क्या होता है, बायोफ्यूल है, कॉमन बाय प्रोडक्ट होता है, बायोमास जो कि एग्रीकल्चर फीड स्टॉक से बच जाता है, जैसे कि कॉर्न यानी कि मक्का यानी कि गन्ना, और मतलब उसके बाद गन्ना है, फिर गांजा है, ठीक, आलू, इन सब से जो है इन सब एग्रीकल्चर फीड स्टॉक जो कि बायोमास है, इससे जो है ये बाई प्रोडक्ट बच जाता है और हम उससे एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक, एथेनॉल से जो है कई लोग दारू भी बनाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक, बिटकॉइंस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, उसमें इंक्रिप्शन के थ्रू यूज होता है। करेंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू लेन देन होता है। ठीक, कहां पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फिजिकली इसका कोई भी मूल्य नहीं। जैसे मान लीजिए पहले गोल्ड के सिक्के होते थे तो उसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग वैल्यू होती थी। अगर मान लो गोल्ड का सिक्का उस पर 100 रुपए लिखा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, जाके गोल्ड को बेच देंगे, क्योंकि 100 रुपए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। 50,000 से ज्यादा का चल रहा है मान लो कुछ। ठीक है, तो ये चीज है। और फिएट मनी क्या होता है, कई सारे मैं अभी बता देता हूं आपको कॉन्सेप्ट जो इसमें है। फिएट मनी क्या है? जैसे आपका 10 रुपए का नोट है, ठीक, 10 रुपए का नोट की मान्यता इसलिए लीगल टेंडर इसलिए है क्योंकि सरकार या फिर आरबीआई ने उसको जो है लीगली आपको जो है वो कर रखा है, मान्यता दे रखी है। और इसीलिए कोई भी आप किसी पास भी दुकानदार के पास जाओगे तो कोई मना नहीं कर सकता, सब लोग लेंगे। लेकिन इस 10 रुपए के नोट की जो कागज की वैल्यू है 10 रुपए की नहीं है। ये इस टाइप के जो मनी होती है उसको फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है, और ये बिटकॉइन बनाया गया था एक तरीके क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कई टाइप की, उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? बिटकॉइन है। ठीक, और कौन कौन से टाइप्स हैं उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब बिटकॉइन का मतलब एक उद्देश्य यह था कि फिएट मनी का ऑल्टरनेटिव बनेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और इसमें क्या है कि कोई भी बीच में, अब जैसे आप हैं ए और दूसरा है कोई बी, तो आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना तो बीच में बैंक आता है। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक किससे सुपरवाइज हो रहा है? कौन सुपरवाइज कर रहा है बैंक को? आरबीआई कर रहा है। ठीक, तो यहां पे जो है ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, बैंक के थ्रू जाता है ना। अब मान लो कोई हो सकता है बैंक बीच में दूसरे बैंक को फिर इसको भेजेगा बी को पैसा, इसी तरीके से होता है। लेकिन जो आपका बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या है, ए से सीधे बी के पास में, बीच में कोई वो नहीं, तो इसलिए करप्शन कम, इसलिए जो है कई ये फास्ट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा एनोनिमस रहता है। ये सारी चीजें हैं बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो करेंसी की खासियत है। और अच्छा, ये जो ए से बी के बीच में आप जा रहे हो, ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो आप, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी बीच में यूज होती है उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में मैंने पिछले उसमें जो इंपॉर्टेंट जो मैं अपने पेड ग्रुप में करवाता हूं कि जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, ब्लॉकचेन मैंने दिया भी था, ब्लॉकचेन पे क्वेश्चन आया भी था। ठीक, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल ये है कि जब कोई वो करेगा, ट्रांजेक्शन चालू करेगा तो वो ओपन लेजर पे चला जाएगा कंप्यूटर। वहां पे कई लोग जो है उसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे, मान्यता देंगे, और फिर उसको जो है उसको एल्गोरिथम के थ्रू जो है उस ट्रांजेक्शन को, इसके बाद जो है ये जो ट्रांजेक्शन वैलिडेट होने के बाद इसको एक एड्रेस बुक, मतलब कई ब्लॉक्स की चेन में होगी, ठीक, उसमें लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। सिंपल देखो ये है, यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। वहां पे यूपीएससी आपसे ऐसे पूछे कि आपको कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज एप्लीकेशन उसका पता होना चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपनी में काम करने के लिए जो है आप ये एग्जाम दे रहे हो। ठीक, तो वहां पे क्या है, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, डॉक्टर से रिलेटेड, वैक्सीन है तो ये नहीं कि वैक्सीन के अंदर घुस गए उसके अंदर पूरा जाके, बेसिक उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है, और एप्लीकेशन पता होना चाहिए बस। और वहां पे मैं भी आज जो वीडियो आएगा उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले भी मैंने ये बताई थी फिर बताऊंगा आज, ठीक, कि किस तरीके से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। चुटकियों में, सच बता रहा हूं, आप लोग एक बार देखना उसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बताया। अब बिटकॉइन जो है $20,000 का एक हो गया है, बस ये चीज है। पहले 2017 में भी था लेकिन वहां चूक गया था, अब हो गया। इसका ओरिजिन जो है एक सतोशी नाकामोटो थे, उनके द्वारा है, बट ये मतलब प्रूवन नहीं है। ये एक तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम टाइप का बनाया गया था। 2008 का जो फाइनेंशियल हुआ था क्राइसिस, यूएस से चालू हुआ था, वहां की वजह से। और इसमें यही है कि पीयर टू पीयर, मतलब कई सारे कंप्यूटर नोड्स होते हैं, वो लोग मिलके जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम को मतलब वो वैलिडेट करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन चालू कर रहे हो, और ये अलाउ कर सके सेंड डायरेक्टली वहीं सारी चीजें ए टू बी पे लगा सीधे भेज सकें। bitcoin.org एक वेबसाइट बनाई गई थी। ये एक तरीके के मोबाइल ऐप की तरह होता है, जिसके अंतर्गत आपके पास बिटकॉइन का वॉलेट होता है, उसमें या तो बिटकॉइन आ रहा है या जा रहा है, वैसे ही आप उसको यूज करते हो, कितने वो दिखता रहता है आपके पास कि आपके पास फला फला बिटकॉइंस हैं। ठीक, बिटकॉइन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये जरूरी है जानना। देखिए, बिटकॉइन का एक एड्रेस होता है जो कि 26 से लेके 35 अल्फा न्यूमेरिक का होता है, मतलब ऐसे हो सकता है 1 2 3
फिर एक्स वाई ए बी सी, फिर 5 6 7, इस तरीके से 26 से लेकर 35 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर तक हो सकता है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है वो या तो 1 से होगी या फिर 3 से होगी, ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। इस पे ही खेलेगा क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन से यूपीएससी बनाता है क्वेश्चन कि भाई आप जब पढ़, यही एनालिटिक माइंड होता है। ठीक, एनालिसिस क्या है आपकी, सब कुछ पढ़ रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ रहे हो, ताकि अगर कोई ये कहे आपसे कि मान लीजिए 4 5 6 और इससे स्टार्ट हो, तो आप तुरंत पहचान लो कि नहीं तो गलत है। तो ये आपके दिमाग में टेंडेंसी आपने बनाई है कि नहीं बनाई, ये देखना चाहता है। तो इसकी वजह से ये, और ये एनोनिमस होता है, गुप्त रहता है ये। और डेस्टिनेशन जो है बिटकॉइन मतलब फ्रैक्शन के तरीके से काम करता है ये। और बिटकॉइन को यही था फिएट मनी का ऑल्टरनेटिव बनाना था, और कई जगह ये इवॉल्व भी हो गया। हालांकि अब आजकल जो है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से इसका ट्रांजेक्शन और सब में काम किया था, तो टेररिज्म में भी देखा गया है बिटकॉइन को, कई लोग ये कर रहे हैं। इंडिया ने, अभी आरबीआई ने इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने, आरबीआई ने कहा था इट इज नॉट इलीगल। देखो वर्डिंग का खेल है सारा, नॉट इलीगल बोला था, मतलब ये लीगल नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है। ठीक है ना, बोला था नॉट लीगल, ने नॉट इलीगल ही बोला था। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इलीगल है, अगर कोई यूज कर रहा है तो इलीगल है, ये नहीं कहा था। और दूसरा, आरबीआई ने ये भी पीछे कहा था कि हम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। आंध्र प्रदेश ने तो बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज भी किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज हो सकता है, और भी बहुत जगह यूज हो सकता है। यूएई ने भी इसको जो है सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू किया है। ठीक है, ये एक तरीके का ओपन लेजर होता है, खुला बही होता है, और ट्रांजेक्शन एनोनिमस के द्वारा किया जाता है, इनक्रिप्टेड होता है, इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। सिंपल ही सीधी बात है। अभी एक डायग्राम उसमें शो कर दूंगा। और करप्शन, इनएफिशिएंसी कम होती है। और ये ट्रेडिशनल जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए और बी के बीच में जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक बैंक आ जाएगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक, कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स कार्टोग्राफिक। अच्छा, ये माइन कैसे होता है, बनता कैसे नया बिटकॉइन? आपको एक कार्टोग्राफिक पजल सॉल्व करनी होती है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए एक तो बहुत ही ज्यादा हाई पावर्ड जो है कंप्यूटर, वो सब चाहिए, और काफी भयंकर सिस्टम चाहिए, और फिर तब जाके आप जब पजल सॉल्व करोगे तो मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, उसको बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे एक क्रिप्टो करेंसी, कई सारी क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी है बिटकॉइन, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये कैसे लेड टू द राइज ऑफ बिटकॉइन प्राइसेस, कैसे बढ़े हैं? पैंडेमिक जो कोविड-19 हुआ उसकी वजह से हुआ। लोगों को लगा, अब लोग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनियां सब बंद हैं, जूता बनाने वाली, खाना बनाने वाली, सारा कुछ बंद है, मान लो बिस्किट बनाने वाली, तो लोग जो है फिर ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो, मतलब जिसका जो है आराम से कोई भी खरीदने जाओ तो कोई भी लेने को उसको तैयार हो जाए, ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक, अब जैसे कि जब आपने देखा कि इधर गोल्ड का दाम बढ़ गया था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब समझना। गोल्ड का दाम इसलिए बढ़ गया था कि आज मान लो कि कंपनियां बंद हैं, उसमें आप शेयर्स में पैसा लगाते थे, आज आप उसमें से, वहां से पैसा निकाल के आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड का चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेचने जाओगे तो लोग खरीद ही लेंगे। समझ रहे हो? तो कुछ पैसा वापसी आ जाए, ये चीज है। इसीलिए ये 56,000 तक पहुंच गया था, वापस आ गया है अपनी, मतलब अभी पूरी तरह के पीछे तो नहीं, लेकिन 50,000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि शादी सीजन चल रहा है और हम लोग सोने के भूखे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है फिर? कई सारे ग्लोबल लार्ज प्लेयर्स जो है, पेपल, इंडियन लेंडर्स, इन लोगों ने मतलब मान्यता भी दे दी थी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, इन सब ने, कि लेजिटिमेसी टू क्रिप्टो करेंसी, मतलब के थ्रू कर सकते हो ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इंडियन बैंक ने किया भी था, लेकिन बाद में फिर आरबीआई ने मना कर दिया, फ्रोज कर दिए कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और अकाउंट्स जिसमें हो रहा था। लेकिन अभी इस साल मार्च में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस ऑर्डर को जो है कि अगेंस्ट में अपना ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरीके से देखिए, ब्लॉकचेन का बताया गया, पहले ट्रांजेक्शन चल रहा, कई सारे यहाँ पे कंप्यूटर है, ये इन्होंने मिलकर वैलिडेट कर दिया, और फिर इसको वेरीफाइड करके फिर आपका जो एक, जैसे कि वेरीफाई किया ट्रांजेक्शन को, चाहे क्रिप्टो करेंसी एक है ब्लॉकचेन की उसका यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, बाकी कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन कई सारे हो सकते हैं, और फिर उसको ब्लॉक्स में लगा देते हैं, ब्लॉक्स की चेन होती है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? वही सारी चीजें, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, और ये जो है कोई सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है निर्धारित नहीं है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है,
रेगुलेटरी कोई इम्प्लीकेशन इसके ऊपर है ही नहीं। और आपका जो है कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स भी, मतलब कई सारे और भी क्रिप्टो करेंसी, ये कहने का मतलब बिटकॉइन के अलावा, जिसको आप लोग को लिखना है। और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी, बेनिफिट क्या, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी है। कौन, मतलब कोई भी वेरिफिकेशन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो कई सारे लोग ओपनली जो है इसको वो करते हैं, ओपन लेजर रहता है, बही जिसे कहते हैं, लेखांकन का एक वो है अकाउंटेंसी का, तो सब लोग देख भी सकते हैं क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो करप्शन वर्प्शन नहीं होता है। तो भाई करप्शन वहीं पे होता है ना, ट्रांजेक्शन जो छिपा हुआ होता है। नीरव मोदी जो है लेके पंजाब नेशनल बैंक से पैसा ले रहा है, तो अगर सबके सामने, पब्लिक के सामने ले रहा होता तो क्या करप्शन हो पाता, क्या नहीं हो पाता। वैसे ही है, प्रैक्टिकली सोच के इंटरलिंक करके सोचिए, एक्यूरेट ट्रैकिंग होती है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, परमानेंट लेजर रहता है। अच्छा, वो लेजर गायब नहीं होता है, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन, जो वैलिडेशन, जो इस सत्यापन मान्यता दी जा रही है, वो ओपनली उसमें रहता है और रहता है परमानेंटली भी। अच्छा, क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे योगासन से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए। अभी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे, अब देखो, मैं कई लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं टेस्ट में, तो इसलिए जो है सिली मिस्टेक क्या होती है, आपको क्वेश्चन का आंसर सही पता लेकिन आपने मार्क गलत कर दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्फेसिस करके बता रहा हूँ, ठीक, कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट मान लिया। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत? यहाँ पे ट्रू पूछा गया, सबसे पहले देखो कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू है तो आपको लगे ट्रू है तो करेक्ट करो, ठीक। इससे जो है एंशियंट ये जो प्रैक्टिस है, इसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिलेगी। क्या ये सही लग रहा है? हाँ, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। योगासन को जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम में डाला जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा। क्या सही है? हाँ सही है। तीनों सही है तो डी ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है, हाँ सही है, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर निकालो। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। G7 का समिट जो 2021 में होने वाला है, उससे संबंधित ट्रू पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि बोरिस जॉनसन जो यूके के हैं, जहां पर G7 की समिट होने वाली है 2021 में, उन्होंने जो है मोदी जी को बुलाया है अपने, ठीक। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अगर आपको सही लग रही तो टिक बनाओ, ठीक, गलत लगे तो गलत बनाओ, ठीक है। अगर सही लग रही तो वन, जैसे आपने देखा तो वन किस में है, तो आप ऐसे देख लो, वन जो है अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। इन दो में नहीं है, तो इन दोनों पे अभी आपको डाउट है, लेकिन अभी फिर भी पढ़ो। इंडिया इज वन ऑफ द 3 गेस्ट अलोंग साइड साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया है बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटिश वाले ने। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको लगा हाँ यार ये भी सही है। अब दूसरा वाला भी सही हो गया, अब दूसरा वाला तो सिर्फ इसी में ही है, तो आपको 1 और 2 सही लग रहा है। अब लेकिन फिर भी चलो, अब वैसे तो ये लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन चलो फिर भी हम तीसरा पढ़ेंगे। अब इस साल जो है ग्रुपिंग को ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये D12 बन जाएगा, D10 बन जाएगा, सॉरी, क्योंकि अब ये 10 डेमोक्रेसीज का एक समूह बन जाएगा। तो आपको ये सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है। अगर तो इस पर क्रॉस करो और डी ही ऑप्शन फिर इसका हो जाएगा, ठीक। तो मैं आपको देखो कई सारे जो कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग इसलिए बताता हूँ कि एक भी आपने यहाँ पे करके एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन, तो आप लोग का जो है काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए G7 यही है, और ये पहले G8 था, लेकिन रशिया जो है क्रीमिया वाले वॉर में इसने जो है हथिया लिया। जो यूक्रेन से वॉर हो रही थी, उसने क्रीमिया को अभी 2014 में जो है हथिया लिया ये रशिया ने। तो उसके बाद से फिर ये मतलब ये बाहर निकल गया ये वहां से, अब तो G7 नाम हो गया है, और आगे जाके हो सकता है कि अच्छा, ये ऑयल क्राइसिस जो 1973 थी, ये क्यों हुई थी बताइए आप लोग, ठीक, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन जो है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? फॉल्स। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको पहले बोल रहे हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या सही है कि गलत है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि 18 को होता है। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। अच्छा, क्योंकि फॉल्स पूछा गया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है, अगर आपको कंफर्म पहला वाला पता है तो, ठीक है। अब आपको ये पता है कि तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, तो आपको बस ये क्या चेक करना है, दूसरा वाला चेक करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का संकल्प 1990 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के अधिकारों के संरक्षण, उनके परिवारों के सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सही है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, पहले ये बताइए। ये सही लग रहा है, ठीक, लेकिन पूछा क्या गया है? फॉल्स पूछा गया है, ठीक। तो ये सही, फॉल्स है तो ये दूसरा तो हो नहीं सकता, तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा ऑप्शन। लेकिन फिर भी चलो हम थर्ड वाला पढ़ लेते हैं एक बार। अपनी जो बीपीसी वाले हैं उनको तो सारे ही ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, तो ये तो समझ जाएंगे भाई क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तीसरा ये बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का जो मुख्य विषय या फिर थीम है वो है कि री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक, प्रवासी। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और हर साल 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा
जो ये किया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो है 20 तारीख के जो सबसे अच्छा जिन्होंने जवाब दिया था उनका एक बार देख लेते हैं। देखिए राजीव पटेल जी जो थे उन्होंने सबसे अच्छा आंसर दिया उसमें, ठीक है। आप कमेंट आपका जो है बढ़िया है, आप जो भी कमेंट अच्छे से देखा उसका नाम मैं यहाँ पे लेके बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट देते रहिए, आंसर देते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए वाली बात है। और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ ये है कि आज मैं प्रीलिम्स यूपीएससी का जो 2020 है उसके बारे में एक वीडियो निकालूंगा, उसकी पूरी एनालिसिस बताऊंगा कि कब आगे अब कैसे क्या पढ़ना है। और आईएएस की तैयारी अगर करनी है तो ये वाला वीडियो अगर आपने मिस किया तो आप लोग की तैयारी इधर उधर उधर इधर जा सकती है। पेड ग्रुप में जो है वो तो खैर हमारे साथ लगातार हम उनको गाइड करते रहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी और लोग भी देख रहे हैं या फिर जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग को भी जो है एक दिशा मिलेगी आसानी से। और आप लोग जो लोग भी पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 दिसंबर से यूपीएससी का ऑलरेडी स्टार्टेड है और 22 दिसंबर से ईपीएफओ का जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और कॉल करना है आपको 8564880530 9696060660 89 पर। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।